नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, सेविंग बैंक खाते में ये 5 गलतियां कभी मत करना। अगर आपके पास बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो ध्यान रखिएगा 5 गलतियां जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये कभी भी आप मत करना। कई लोग अपने मकान बेचने का पैसा, घर बेचा है, जमीन बेची है या फिर दुकान बेची है, वो सारा का सारा पैसा सेविंग खाते में डाल देते हैं। कैश जमा कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, कैश पैसा निकाल दिया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपए डाल दिए, 10 लाख रुपए डाल दिए। दोस्तों, ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हैं या कहीं और से पैसा आपके खाते में आ गया, 15 लाख रुपए अचानक आपके खाते में आ जाते हैं, या फिर आपके एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट आपने रखे हैं, आपने 4 सेविंग अकाउंट रखे, आपने 5 रखे, आपने 10 सेविंग अकाउंट रखे हैं, एक दो तो आप सही से चला रहे हैं, लेकिन बाकी के जो सेविंग अकाउंट है वो सही से आप मेंटेन नहीं कर रहे, वहां पर मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी माइनस में बैलेंस आ रहा है। सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए माइनस में आ रहे हैं, 3 लाख रुपए माइनस में आ रहे हैं। तो ऐसी गलतियां कई बार यहां पर खाता धारक करते हैं सेविंग बैंक खाते को लेकर। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपने प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो यहां पर सेविंग खाते में डाल दिया है। कई और जगह से अगर पैसा आया, 2 लाख रुपया आए, 10 लाख रुपया आए, आपने वो यहां पर सेविंग अकाउंट में डाल दिए। आपको यहां पर सेविंग अकाउंट को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना है, बचत खाते में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज बैंक हो गई, आरबीआई हो गई, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई अन्य एजेंसी भी आपके पीछे पड़ सकती है, ईडी भी आपके पीछे पड़ सकती है। अगर आपने सेविंग अकाउंट खाते में, बचत खाते में अगर काला धन, ब्लैक मनी अगर आपके पास है, तो उस केस में आप फंस सकते हैं। तो आपको किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो 5 हम यहां पर पॉइंट आपको बताने वाले हैं, 5 गलतियां आपको बताने वाले हैं जो ज्यादातर खाता धारक करते हैं। इन गलतियों से करने से आपको बचना है, ताकि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या कोई अन्य एजेंसी आपको परेशान या दिक्कत आपको ना हो। इसके लिए आपको इन चीजों को ध्यान रख लेना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेविंग खाते में कौन सी 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं, कई लोग जो है मकान का पैसा, मकान बेचा, घर बेचा, जमीन बेची या फिर दुकान भी अगर बेचते हैं तो उसका जो पैसा है वो सीधे सेविंग खाते में डाल देते हैं। सेविंग अकाउंट में जो है पैसा जमा कर देते हैं। घर बेचकर, मकान बेचकर जो भी पैसा मिलता है सीधे जाकर बैंक जाते हैं और बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, क्यों नहीं करनी है, ध्यान रखना है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन दिए गए, सेक्शन 54, सेक्शन 54F। सेक्शन 54 कहता है कि अगर आप घर बेचकर अगर घर खरीदते हैं तो आपको एग्जम्पशन दिया जाता है। यानी आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और सामने आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। जितना भी कैपिटल गेन होता है पूरा का पूरा आपका हो जाएगा निल, यानी इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सेक्शन 54F के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचकर अगर घर खरीदते हैं, यानी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स यानी आपने शेयर्स बेचे, आपने म्यूचुअल फंड बेचा, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेची, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आप अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या आपने प्लॉट बेचा लेकिन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेची, ध्यान रखिएगा 54F में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहीं से भी अगर आपको होता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन दिया जाता है। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है कैपिटल गेन, यानी जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो आपको निवेश करना होता है। सेक्शन 54F की बात करें तो उसमें यहां पर सेल कंसिडरेशन आपको निवेश करना होता है। मान के चलिए 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल करी है, कॉस्ट थी इसकी
20 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए आपका गेन हुआ। तो ये 30 लाख रुपया जो है वो सेक्शन 54 में आपको निवेश करना होता है और सेल कंसिडरेशन 54F में 50 लाख रुपए जो है वो आपको निवेश करने होते हैं। लेकिन इसको निवेश कब तक आपको करना है, तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर परचेज के लिए 2 साल का समय पीरियड दिया जाता है। यानी आप 2 साल पर, जिस दिन आप ट्रांसफर करते हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको नई जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर परचेज कर लेनी है। अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में आपके लिए 3 साल का समय पीरियड दिया जाता है, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति यहां पर बेचता है, यानी घर बेच रहा है, मकान बेच रहा है, दुकान बेच रहा है, उसके पास समय नहीं होता, जिसके चलते ना वो घर खरीद पाता है ना घर बना पाता है। तो सरकार ने इसके लिए भी एक अलग अल्टरनेटिव दिया है। आपको यहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा जो है वो यहां पर जमा करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करना है, ना कि सेविंग अकाउंट में। अगर आप सेविंग अकाउंट में करेंगे तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। आपको यहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में करना है, जिसके चलते आपको यहां पर 2 या 3 साल के अंदर अंदर जो नई असेट है वो यहां पर परचेज कर लेनी है, परचेज करनी है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 2 प्लान होते हैं, एक तो सेविंग प्लान होता है, एक एफडी प्लान होता है। यहां पर भी आपको इंटरेस्ट वही मिलता है जो यहां पर रेगुलर एफडी या सेविंग अकाउंट पर मिलता है। लेकिन कैपिटल गेन अकाउंट का पर्पस ये होता है कि जो भी मकान पैसा जो भी आपको मिला है मकान बेचने से, घर बेचने से, वो पैसा आप सिर्फ नई असेट खरीदने के लिए ही यूज करने वाले हैं, यानी नया मकान खरीदने के लिए ही आप यूज करेंगे। उस पैसे को कहीं भी आप और अदर यूज नहीं करेंगे, जिसके चलते इस प्रोसीजर को आपको करना होता है। अगर ये प्रोसीजर आप 31 जुलाई से पहले कर देते हैं तो उस केस में आपको फायदा मिल जाता है, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। हालांकि कुछ डिसीजन आए थे मद्रास हाई कोर्ट के या कर्नाटका हाई कोर्ट में, जहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिले जमा हुआ या नहीं भी जमा हुआ तो भी यहां पर सिर्फ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट माना गया। अगर व्यक्ति ने 2 या 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी जो है परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लिए तो भी एग्जम्पशन दिया है। लेकिन ये लिटिगेशन का इशू है, ITAT का डिसीजन था जो यहां पर सभी देशवासियों पर लागू होता है, लेकिन कभी भी हाईकोर्ट इसका डिसीजन पलट सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट का यह कहना था कि अगर कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करता तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेविंग खाते में पैसा नहीं जमा करना है, हमें रिस्क नहीं लेना है। सेविंग खाते में पैसा ना जमा करें, मकान, घर, जमीन, दुकान का जो पैसा आ रहा है आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन लेना है, चाहे 54 हो, 54F हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची हो, आपका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है सेक्शन 54B, सेक्शन 54D में कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है आपके लैंड और बिल्डिंग का फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पर्पस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करना होता है। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करते हैं या फिर आप कैश निकालते हैं तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस सामना फेस करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या लिमिट दी गई है यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा करें, कितना कैश निकालें जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो कैश डिपॉजिट आपको कितना करना है, पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का समय पीरियड दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर होता है जिस पूरे साल में आपको 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश अकाउंट में जमा नहीं करना है, यानी कैश डिपॉजिट नहीं करना है आपको सेविंग खाते में, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो, सेम बैंक में है तो उस केस में यहां पर ध्यान रखना है आपको पैसा जमा नहीं करना। अगर डिफरेंट बैंक में आपके अकाउंट है तो हर एक बैंक की यहां पर लिमिट जो है वो यहां पर 10 लाख दी गई है। तो ये 10 लाख की जो लिमिट है वो पर बैंक के हिसाब से है। तो आप अलग अलग बैंकों के अंदर 10 लाख तक करते हैं तो उस केस में आपकी यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन एक बैंक के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा करते हैं तो उस केस में जो बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अलग अलग बैंकों में ICICI बैंक में आपने 5 लाख रुपए जमा किए, HDFC बैंक में आपने 8 लाख रुपए जमा किए और आपने एक्सिस बैंक में भी यहाँ पर 9 लाख रुपए जमा करे, तो उसके इसमें भले ही यहाँ पर टोटल जो है वो आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा है, फिर भी यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो हर एक बैंक का यहाँ पर देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ चाहे आप सिंगल ट्रांजैक्शन करें
या फिर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन करें, यानी 10 लाख आप एक बार में जमा कर रहे हैं या फिर टुकड़े टुकड़े में आप जमा कर रहे हैं, तो भी यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी अगर 10 लाख या उससे ज्यादा है। कई लोग यहां पर गलतियां करते हैं कि वो 4 लाख रुपए जमा कर देते हैं, वो 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं, जिससे भी उनको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख की लिमिट सिर्फ रिपोर्टिंग की है, जो बैंक पोस्ट ऑफिस वो करता है। लेकिन अगर आपने अपने खाते में जाकर 5 लाख रुपए जमा कर दिए, 4 लाख रुपए जमा कर दिए, तो इसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। अगर इसका सोर्स आप प्रूव नहीं कर पाए तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आप पर पेनल्टी लगा सकता है। ये तो हमने बात कर ली कैश डिपॉजिट की। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल भी अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस से डिडक्ट कर लिया जाता है सेक्शन 194(n) के तहत। ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो पूरे साल में यानी फाइनेंशियल ईयर में, चाहे आपने सिंगल किया हो या फिर आपका एग्रीगेट यानी टुकड़े टुकड़े में आपने किया हो, आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा आपके अकाउंट है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या आपका करंट अकाउंट हो, तो उस केस में आपका 2% जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2% टीडीएस डिडक्ट 1 करोड़ के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ 20 लाख है तो 20 लाख पर आपका 2% डिडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, नॉन फाइलर है, तो उन लोगों के लिए लिमिट यहां पर अलग दी गई है। अप टू 20 लाख तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, नील टीडीएस होगा। 20 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ के बीच में है तो उस केस में आपको 2% टीडीएस लगेगा। और कहीं अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में 5% डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये 1 करोड़ की जो लिमिट है वो बढ़कर 3 करोड़ हो जाती है अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में कैश विड्रॉल करते हैं। तो कैश विड्रॉ जो है वो आपको इन लिमिट से ज्यादा नहीं करना है, यहां पर आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाता है। साथ अगर आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी ज्यादा पैसा, कभी 50,000 रुपए डाल दिए, कभी 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, कभी 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, कभी 5 लाख डाल दिए, कभी 10 लाख डाल दिए, ये ट्रांजैक्शन अगर आप डेली बेसिस पर अगर कर रहे हैं तो उस केस में सेविंग में ना करके आप करंट अकाउंट में कर सकते हैं। वहां पर लिमिट 50 लाख की दी गई है। तो 50 लाख या उससे ज्यादा होगा तो उस केस में आप पैसा अगर डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तब जाकर जो बैंक है या कोऑपरेटिव जो बैंक होगी वो आपकी रिपोर्टिंग करेगी। तो 50 लाख की लिमिट दी गई है तो आप करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर सेक्शन 269(ST) दिया गया है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति से आपको एक दिन में यानी एक पर्सन से एक दिन में आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा रिसीव नहीं करना है। यानी एक दिन में अगर आपके बैंक खाते में क्रेडिट साइड अगर पैसा आया है, 2 लाख रुपए आए हैं, चाहे किसी थर्ड पर्सन ने डाला हो, आपके किसी व्यापारी ने डाला हो, आपके किसी रिलेटिव ने डाला हो, तो 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का कैश जो है अगर आपके खाते में आता है तो उस केस में आपको 100% पेनल्टी लग जाती है। या तो आपने खुद ने डाल दिया हो, तो ध्यान रखिएगा एक दिन में एक पर्सन, या फिर अगर सिंगल ट्रांजैक्शन अगर है, सिंगल पैसा अगर आया है तो भी आपको यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। 2 लाख रुपए सीधे डाल दिए या 50-50 हजार करके भी आए हैं, 50-50 हजार करके 4 बार ऐसे आए हैं 2 लाख रुपए एक दिन के अंदर, तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा एक दिन में एक पर्सन से मिल रहे हैं, आपके बैंक खाते में आ रहे हैं, सेविंग अकाउंट में आ रहे हैं, तो भी आपको यहां पर 100% की पेनल्टी लग जाती है। तो इससे आप जरूर बचे, ऐसी गलती ना करें। बैंक खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में या पूरे साल में कभी भी जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सिंगल अमाउंट 2 लाख रुपए की नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तीसरे पॉइंट पे, तो सेविंग बैंक खाते में अचानक आपके आ जाते हैं लाखों रुपए, तो आपको क्या करना है। आपके अगर सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, 15 लाख रुपए अगर अचानक आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक चीज गांठ बांध के रख लीजिएगा, इन पैसों को कभी भी आपको खर्च नहीं करना है। ये पैसे आपके नहीं है, ना ही इस पर कोई आपका अधिकार है, नैतिक रूप से भी ये पैसे आपके नहीं है। इन पैसों पर आपका कोई भी अधिकार या हक नहीं बनता। कई बार बैंक द्वारा गलतियां की जाती है, बैंक स्टाफ द्वारा, बैंक के अधिकारियों द्वारा, जिसके चलते एक अकाउंट के बदले दूसरे अकाउंट में पैसे जो है जमा कर दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसे जो है वो आपके हैं। अगर आप कहीं इसको खर्च कर देते हैं, यूज कर देते हैं, तो कभी भी बाद में बैंक आपसे ये पैसे वापस मांग सकता है। अगर बैंक आपसे पैसे मांगता है तो उस समय आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उन पैसों को लौटाने की, इतनी राशि आपके लिए जमा करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक में जाकर इसकी सूचना दें।
जो भी पैसा आपके खाते में आया है जो आपका नहीं है, जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी कि यह पैसा आपके खाते में आने वाला है, ये बैंक में जाकर इसकी सूचना दे, बैंक में जाकर पता करे ये पैसा कहां से आया है, किसका है, क्या ये पैसा अवैध है या ब्लैक मनी से रिलेटेड है। अगर ये ब्लैक मनी का पैसा है, अवैध पैसा है, तो ईडी आपके पीछे पड़ सकती है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे इसकी सूचना मांग सकता है, इतना पैसा आपके पास कहां आया। अगर आप इसकी सही जानकारी नहीं देते, आप इस पैसे को खर्च कर देते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर पेनल्टी लगा सकता है। अगर आप इसका प्रॉपर सोर्स नहीं बताते तो 70% तक आपको पेनल्टी लग जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको पेनल्टी लगाएगा, साथ साथ में बैंक भी आप पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बैंक का भी कानूनी हक बनता है, अधिकार बनता है आपसे वो पैसे जो भी गलत तरीके से आपके खाते में आए हैं वो वापस लेने का। बैंक सिर्फ पैसे ही नहीं लेगा, अगर लंबे समय से वो पैसा पड़ा हुआ है तो आपसे वो ब्याज भी ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पछड़ों में आपको नहीं पड़ना है, आपको बैंक को इसकी सूची देनी है। अगर आपको लगता है बैंक को इसकी सूची नहीं देना चाहते हैं तो वेट करें, पैसा खर्च ना करें। तो कई बार जो बैंक है वो खुद ही अपनी गलतियों को सुधार देता है और सही अकाउंट में जो पैसा वो डाल देता है। व्यक्ति था जिसके जनधन खाते में 15 लाख रुपए जो जमा हुए थे, उसे लगा था सरकार द्वारा 14 में बताया गया था कि 15 लाख रुपए जो है सबके खाते में आएंगे, तो उसे लगा कि ये सरकार द्वारा भेजे गए हैं। उसने 9 लाख का मकान बना लिया, बाकी का जो पैसा था वो भी खर्च कर दिया। अब बैंक द्वारा उसको नोटिस आ रही है कि जो पैसा आपके खाते में आया है उसे वापस आपको लौटाना होगा। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, अगर आपके खाते में पैसा आया है तो जोश जोश में उसे खर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां पर सिर्फ बैंक आपको नोटिस नहीं भेजेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेजेगा, पुलिस भी आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है, आईपीसी धारा 406 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। तो जो भी पैसा आपके खाते में आता है, भले ही फ्री का पैसा हो, फ्री का पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको उसे खर्च नहीं करना है, आपको उसकी जानकारी बैंक को देनी है, बैंक के अधिकारी को देनी है कि आपके पास इतनी मोटी रकम आपके खाते में आई है, आपको पता नहीं है कहां से आई है, तो इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कई बार आपका पैसा जो है किसी गलत खाते में चला गया है, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं बैंक में जाकर, तो बैंक उस व्यक्ति से कांटेक्ट करेगा जिसका पैसा है वो, और आपके खाते में सही सलामत वो पैसा वापस लेकर आ जाती है। लेकिन कई बार व्यक्ति पैसा नहीं देता या आनाकानी करता है, तो उस केस में आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है, और सिविल कोर्ट जाकर सिविल कोर्ट से आप अपना पैसा जो है वो ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके खाते में सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाए तो उसे खर्च ना करें, बैंक को जाकर उसकी सूचना दे। हो सकता है कि कहीं यहां पर फ्रॉड का जो पैसा है वो आपके खाते में डाल दिया हो, तो इससे साइबर क्राइम भी कई बार आपके पीछे पड़ जाएगा, या ये ब्लैक मनी है जिससे ईडी आपके पीछे पड़ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पीछे पड़ सकती है और आप पर कार्रवाई कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत पैसा अगर आया है तो उसे कभी भी यूज ना करें, बैंक को उसकी जानकारी दें, ताकि आप पर कभी भी आगे कभी कार्रवाई ना हो। कार्रवाई से बचना है तो बैंक को इसकी जानकारी जरूर दे दें। चौथे पॉइंट पे, तो सेविंग बैंक खाते में अगर आपका माइनस या फिर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कई बार देखा जाता है कि इस खाते में 2 लाख रुपया नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, या खाते में 3 लाख रुपए जो है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो अगर आपके खाते में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है लेकिन आप इसको जमा नहीं करना चाहते, तो उस केस में कई बार लोगों को यहां पर सवाल होता है कि क्या यहां पर जो बैंक है वो आपको नोटिस भेज सकता है, लीगल नोटिस भेज सकता है, या आप पर कोई कार्रवाई करवा सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट से आपको नोटिस आ सकता है, या फिर आपका सिविल स्कोर जो है वो खराब हो सकता है, या बैंक आपसे ब्याज वसूल कर सकता है। तो कई सारे सवाल जो है लोगों के दिमाग में होते हैं। अगर उनका नेगेटिव या माइनस बैलेंस उनके खाते में रहता है तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या जो माइनस बैलेंस आ रहा है, जो माइनस बैलेंस पड़ा है, क्या उसे पे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइनस बैलेंस क्यों आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस क्यों हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कई बार खाते में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक द्वारा चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो है बैंक चार्जेस लगाए जाते हैं, एसएमएस चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके चलते आपका खाता जो है वो नेगेटिव हो जाता है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कई बार यहां पर ज्यादा अमाउंट भी नेगेटिव दिख रहा होता है। इसमें आरबीआई का क्या कहना है, तो आरबीआई द्वारा कोई भी ऐसी गाइडलाइंस जारी नहीं करी गई है, कोई भी ऐसे रूल नियम कानून जारी नहीं करे गए कि ये पैसा जो है वो आपको भरना ही होगा। आरबीआई द्वारा 2014 में एक गाइडलाइन जारी करी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया है तो उस केस में बैंक द्वारा उस बैलेंस को नेगेटिव नहीं किया जा सकता, यानी चार्जेस लगा के आपके खाते को नेगेटिव नहीं कर सकता। अब आपको इसमें क्या करना है,
आपको यहाँ पर पैसा जमा नहीं करना, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस अगर आपको हटाना है तो कुछ नहीं करना, आपको बैंक जाना है, बैंक जाकर विजिट करना है और बैंक के कर्मचारियों को ये कहना है जो भी आपका अकाउंट है उसमें जो भी माइनस नेगेटिव बैलेंस आ रहा है आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि आरबीआई द्वारा ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। हालांकि बैंक को भी पता होता है कि आरबीआई द्वारा ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन कई बार जो बैंक होती है वो पैसा लगा देती है, चार्जेस लगा देती है, जिसके चलते अगर आप बैंक को कॉल करते हैं या बैंक में विजिट करते हैं और आप उन्हें समझाते हैं, आरबीआई द्वारा बताते हैं ये सारी बातें, तो उस केस में वो आपका जो बैलेंस है वो हटा देती है। कई बार ऐसी सरकारी बैंकें होती है, निजी बैंकें होती है जो आपका माइनस बैलेंस हटाने से मना कर देती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसमें आपको बैंक विजिट करने से पहले जो भी पीडीएफ है आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइंस है वो लेकर आपको जाना है, बैंक में जाकर दिखाना है। ज्यादातर जो बैंक है वो समझ जाती है और बैलेंस जो है वो आपका हटा देती है, लेकिन कई सारी सरकारी बैंकें, कई सारी निजी बैंकें जो होती है वो कहती है, ब्रांच वाले कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपका जो बैलेंस है वो नहीं हटाएंगे। तो उस केस में क्या करना है, तब आपको उनसे लिखित में ले लेना है कि जो भी आपने कहा है कि आप ये बैलेंस नहीं हटा रहे, यानी नेगेटिव माइनस बैलेंस आप नहीं हटा रहे, तो ये आप हमें लिखित में दे दें। एक बार इनसे लिखित में लेकर आप आरबीआई को इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप आरबीआई को कंप्लेन करने से पहले जो भी बैंक है, जो भी ब्रांच है, वहां पर कंप्लेन करें। उसके 1 महीने के बाद आप आरबीआई में कंप्लेन करें, आरबीआई द्वारा एक्शन लिया जाएगा। बैंक ब्रांच से पूछा जाएगा कि ये माइनस बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस जो आ रहा है वो हटाया क्यों नहीं जा रहा, तो यहां पर आपका जो बैलेंस है तब हटा दिया जाएगा। अगर बैलेंस आपका हट जाता है तो जो भी खाता है आप चाहे तो उसे चला सकते हैं या चाहे तो उसके बंद भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है इन सभी चीजों को करने के बाद, आरबीआई को कंप्लेन करने के बाद, बैंक को कंप्लेन करने के बाद, उसके बावजूद भी बैंक ब्रांच जो है कई बार आपका बैलेंस नहीं हटाती। तो फिर आपको क्या करना है, तो उस पैसे को ऐसे ही पड़ा रहने दे, उस अकाउंट को ऐसे ही रहने दे, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे, ना उस अकाउंट को यूज करे। आप अलग दूसरी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कई लोगों को डर रहता है कि क्या बैंक हमें फ्यूचर में ब्याज तो नहीं ले लेगी, क्या यहां पर हमें जेल तो नहीं हो जाएगी, क्या हमें कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं आ जाएगा। कई बार लोगों को यह चिंता होती है, तो डरे ना, आपको यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जा सकता। आरबीआई द्वारा कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिसमें ये नेगेटिव बैलेंस, माइनस बैलेंस में आपसे पैसा मांगा जाए। हालांकि अगर आप 3 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं करते तो आपका अकाउंट वैसे ही बंद कर दिया जाता है, जब तक आप केवाईसी नहीं करवाते। तो आप 2 या 3 साल तक ट्रांजैक्शन ना करें तो आपका खाता ऐसे ही बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई लोगों का यह कहना है कि हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, सिविल स्कोर अलग होता है, बैंक का अकाउंट जो है वो अलग होता है। बैंक अकाउंट में अगर माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो इसके आपके सिविल स्कोर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, पहले तो ऐसा होने ना दे, अपने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करें। अगर फिर भी हो जाता है तो उस केस में उसे छोड़ दीजिए। अगर आप सब कुछ करके थक चुके हैं तो उस नेगेटिव बैलेंस को, माइनस बैलेंस को आप पड़े रहने दीजिए, उसे यूज ना करें। आप अन्य बैंक के अंदर जाकर अकाउंट खुलवा लें। ध्यान रखिएगा, अन्य बैंक के अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में जो भी बैंक है जहां पर आपका माइनस बैलेंस है वो कभी भी ऑटोमेटिक आपका अकाउंट सेट नहीं कर सकती, यानी पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। चाहे आप उस बैंक के अंदर भी अकाउंट अगर क्यों ना खुलवा ले तो भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर सकती जब तक आप उस खाते के अंदर पैसा जमा नहीं कर देते। तो आपको उस खाते में पैसा जमा नहीं करना होता है। कई बार आप गूगल पे, ये पेटीएम या फिर फोन पे पर आप उस बैंक को जो है प्राइमरी बैंक रखते हैं, जहां पर अगर कोई पैसा वहां पे आता है तो उस केस में वो बैंक जो वो डिडक्ट कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द उसको हटा दे या डिलीट कर दे या प्राइमरी स्टेटस से वहां से हटा दे, ताकि आपका जो पैसा है वो डिडक्ट ना हो। क्योंकि अगर उस खाते में पैसा आया तो सीधे सीधे, चाहे 10,000 15,000 रुपए हो, सीधे सीधे वो पैसा जो वो डिडक्ट कर लेती है, जिसके बाद जो आपका जो बैलेंस है वो कम कर दिया जाता है। 5th पॉइंट पे, तो कई बार सीनियर सिटीजन जो है वो प्रॉपर्टी बेचते हैं और कैश पैसा जो है वो बैंक में जमा कर देते हैं और उसकी एफडी कर देते हैं। कई बार आप प्रॉपर्टी जो है वो सेल करते हैं और सर्कल रेट से ऊपर अगर आपने बेची है, जो ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये कैश जो है वो ब्लैक मनी होता है, जिसको कई बार ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है जिनको पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, और वो ये पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कर देते हैं या उसकी एफडी कर देते हैं, जिस पर वो थोड़ा सा ब्याज कमा लेते हैं। उन्हें लगता है ये पैसा जो है वो सीधा सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाए या एफडी में डाल दिया जाए, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो उन्हें हर महीने इनकम देता रहे। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इस कैश के बारे में आपको नोटिस भेज सकता है कि ये कैश आपके पास कहां से आया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये ब्लैक का पैसा है या सर्कल रेट से आपने ज्यादा बेचा।
कई बार ऐसा होता है आपने रजिस्ट्री करवाई है, आप बोलते हैं ये व्हाइट पैसा है, ये मेरा यहाँ पर व्हाइट का पैसा है, ये जो कैश मुझे मिला है यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने बेची थी, जो कैश है मुझे यहाँ पर मिला है, यानी ये व्हाइट का पैसा है मेरा, ये पैसा बिल्कुल भी यहाँ पर जेन्युइन है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है इस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चलो ये आपका व्हाइट का पैसा है, तो आपको यहाँ पर कैश से तो बचा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप प्रॉपर्टी में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश आपको अलाउ नहीं होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पर पेनल्टी लगा देगा। भले ही आपका ये जो पैसा है वो व्हाइट का पैसा है, ये रजिस्ट्री आपने करवाई है वो सही है, वो तो आपको छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर आपको पेनल्टी लगा देगा, आपको पेनल्टी जो है वो यहाँ पर लगा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी सीनियर सिटीजन है, कई बार प्रॉपर्टी बेचते हैं, हमने पहला पॉइंट देखा था जहां पर घर मकान जमीन बेची थी, लेकिन वहां पर कैश की बात नहीं थी, लेकिन यहां पर कैश की बात है। आप यहां पर बैंक में सीधा एफडी कर रहे, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे, कैश पैसा जमा कर रहे हैं, भले ही वो आपका व्हाइट हो, रजिस्ट्री क्यों ना करवाई हो, लेकिन अगर आप कैश में प्रॉपर्टी करते हैं तो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। तो उस केस में कई बार सीनियर सिटीजन है जिनको पता नहीं होता, जिनको मालूम नहीं होता, सिर्फ वो ब्याज कमाने के चक्कर में पैसा जमा कर देते हैं, जिससे कई बार इनकम टैक्स की नोटिस उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा ऐसी गलती आप भी ना करें, सीनियर सिटीजन है या कोई भी है, अपने सेविंग अकाउंट में कभी भी प्रॉपर्टी का जो सर्कल रेट से ऊपर का जो पैसा है वो कभी भी डायरेक्टली जमा ना करें, इसको कहीं और यूज कर ले। लेकिन अगर आप जमा करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है, भले ही आप कैश से बच जाए। आप बोलते हैं मेरी व्हाइट मनी है, मैंने तो यहां पर रजिस्ट्री के अंदर दिखाया हुआ है, ये जो पैसा मुझे मिला है ये सफेद पैसा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा भले ही आपका जो पैसा है वो सफेद है, लेकिन आपको पेनल्टी जो यहां पर लग सकती है 10,000 से ज्यादा की कैश है वो प्रॉपर्टी में ना उसकी लेन ना उसकी देन कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी है उसमें 10,000 से ज्यादा का अगर कैश का करते हैं तो उस केस में आपको 100% की पेनल्टी लग सकती है। आज के वीडियो में 5 जानकारी हमने आपको दी सेविंग अकाउंट को लेकर, ये 5 गलती आप कभी भी ना करें। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद कभी भी आप बेचें तो उसका पैसा आप बैंक खाते में ना डालें। अगर आपने कैश में डीलिंग करी है तो वो भी पैसा आप बैंक में ना डालें। कैश डिपॉजिट करते हैं तो एक लिमिट के अंदर रहकर करें। अगर आपका माइनस नेगेटिव बैलेंस है तो उसको कैसे आपको करना है, ये सारी जानकारी जो है वो डिटेल में आज के वीडियो में हमने आपको दी है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।